तो आपका एक बार फिर से स्वागत है इस क्लास में। और हम जानते हैं कि जैसे हमने स्टार्ट किया था स्टैटिक पार्ट कई सारे टॉपिक्स का, और हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था जनरल साइंस का स्टैटिक पार्ट, और हमने कवर कर लिया था फिजिक्स को। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम जा रहे हैं स्टार्ट करना केमिस्ट्री पार्ट को। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो हम फिर से मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, दो मेन चीज़ें। पहले कि ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली या सीधे तौर पे पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं इन एरियाज से। ठीक है, तो ये पहली चीज है जो मैं आपको दोबारा से बताना चाहूंगा। दूसरी चीज कि हम यहां पे कुछ रिवीजन्स भी करेंगे छोटे मोटे। ठीक है, तो पहला हम टॉपिक्स को समझेंगे जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा, हम यहां पे छोटा मोटा रिवीजन भी करते रहेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला है हमारा मेटल। ठीक है, तो इससे पहले हमें एलिमेंट को रिवाइज कर लेना चाहिए। ठीक है, तो जो एलिमेंट है वो डिवाइड होता है तीन हिस्सों में। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था कि जो एलिमेंट है वो तीन हिस्सों में डिवाइड होते हैं, मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली तीन हिस्सों में डिवाइड होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक है, तो जो अब सवाल है कि किसने इनको, या कौन वो इंसान था जिसने कि एलिमेंट को डिवाइड किया इन तीन फॉर्म्स में, मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। बेसिकली प्रायरली हम दो फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है और मैं आपसे पूछ रहा हूं, और कौन था वो इंसान जिसने ये किया था। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हम सिर्फ एलिमेंट के बारे में जानते हैं, लेकिन उसके बाद एक आदमी आया जिसका नाम था एंट्यूने लेवोजायर। ठीक है, लेवोजायर, और ये वो इंसान थे जिन्होंने डिवाइड किया एलिमेंट्स को तीन पार्ट्स में, जिन्हें हम जानते हैं मेटल्स के तौर पे, नॉन मेटल्स के तौर पे। ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है, मेटलॉइड्स। ठीक है, उसके बाद है मेटलॉइड्स। ऑलराइट, लेकिन मैं यहां आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। ठीक है, कि जो यहां पे है एंटोनियो लेवोजायर थे, उन्होंने सिर्फ एलिमेंट को दो फॉर्म्स में डिवाइड किया था, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। ठीक है, मेटलॉइड का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने लाया, कौन लाया है इसको। ठीक है, तो इसका आंसर है सिमोन एंड एरमन। ठीक है, तो ये दो थे जिन्होंने मेटलॉइड्स को डिस्कवर किया था। तो ये फैक्ट्स को लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें मेटल्स की, तो आप कह सकते हैं कि इनके पास कुछ क्वालिटीज होती हैं, जैसे कि ये सोनरस होते हैं, ये मैलेबल होते हैं। ठीक है, ये डक्टाइल भी होते हैं, और इसी के साथ साथ ये आपके कैरी करते हैं आयरन को, लोहा इस्पात को बेसिकली। ठीक है, और ये शाइनी भी होते हैं, चमकते भी हैं। तो ये क्वालिटीज हैं मेटल्स की। पहली चीज सोनरस है, इसका मतलब हुआ कि ये साउंड को उत्पन्न कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मैलेबल है, इसका मतलब हुआ ये आसानी से
इन्हें हम आसानी से टर्न कर सकते हैं या बदल सकते हैं शीट्स में, ठीक है, टर्न कर सकते हैं इन्हें शीट्स में, ठीक है। इसके बाद है, ये है डक्टाइल्स है, इसका मतलब हुआ कि इन्हें हम आसानी से मेटल वायर्स में बदल सकते हैं, और ये आयरन परसेंटेज को कैरी करते हैं, और ये शाइनी भी होते हैं, उसके साथ साथ लस्ट्रस भी होते हैं, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेटल्स के, ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद नॉन मेटल्स क्या क्या होते हैं? जो नॉन मेटल्स होते हैं आपके, वो बेसिकली वो इनके विपरीत होंगे मेटल के। इसका मतलब वो नॉन सोनरस है, ठीक है, वो मैलेबल नहीं है, इसके साथ साथ वो डक्टाइल भी नहीं है, ठीक है, और वो आपके शाइनी भी नहीं है, लस्ट्रस भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक को छोड़ के, वो है आयोडीन, ठीक है। और इसके साथ साथ नॉन मेटल जो हैं वो आपके पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक को छोड़ के वो है आपका ग्रेफाइट, ठीक है। उसके साथ साथ जो मेटल्स हैं आपके, वो होते हैं गुड कंडक्टर हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो ये होता है आपका मेटल्स के बारे में और नॉन मेटल्स के बारे में। तो यदि अगर हम बात करें मेटलॉइड्स की, तो बेसिकली हम कह सकते हैं जो मेटलॉइड्स हैं वो चीज होती है जिनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दोनों की कुछ एक्सटेंट तक, ठीक है। जो मेटलॉइड्स होते हैं वो होते हैं जिनके पास दोनों की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कुछ एक्सटेंट तक, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्टैटिक पार्ट ऑफ मेटल्स की, ठीक है। तो पहला है ऑस्मियम। ऑस्मियम है, उसकी है हाईएस्ट डेंसिटी। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम डेंसिटी से क्या समझते हैं, और मैं आपसे पूछूंगा जो मैं भूल गया था आपसे पहले पूछने में, कि आपको, पर पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा डेंसिटी का क्या मतलब होता है। तो इसके लिए आपको 15 सेकेंड है और आपका टाइम स्टार्ट होता है आपसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टाइम्स अप। तो बेसिकली डेंसिटी जो है वो है कोई भी एरिया जो कि ऑक्यूपाइड है किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल्स के द्वारा, या फिर कहें पर यूनिट पे, ठीक है, पर यूनिट बेसिस पे, बेसिस, ठीक है। तो जो एरिया है जिसे ऑक्यूपाइड किया हुआ है किसी भी पार्टिकल ने, ये यहां पे ऑक्यूपाइड है, इसको एक बार दोबारा से देख लीजिए, ठीक है, पर यूनिट बेसिस पे वो होता है डेंसिटी। जैसे कि अगर यहां पे दो फिगर्स हैं, एक है कुछ आपका इस तरीके से, ठीक है, और दूसरा है आपका कुछ इस प्रकार से। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनमें से किसकी डेंसिटी ज्यादा हाई है, तो आंसर क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे ये जो है इसकी डेंसिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो एरिया है इन दोनों के बीच, इसके एटम्स के बीच में या पार्टिकल्स के बीच में, वो बहुत कम है, तो इसीलिए जो इक्विवाइड एरिया है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि यहां पे जो पहली पिक्चर है उसकी डेंसिटी हाई है क्योंकि एरिया जो है बीच का बहुत कम है।
दूसरे पिक्चर में आप कहेंगे कि डेंसिटी कम है क्योंकि एरिया जो है बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट है। ठीक है, तो सेकंड है जो मैं आपसे पूछूंगा वो ये है कि लेवोसायर जिसने कि एलिमेंट्स को डिवाइड किया था मेटल्स और नॉन मेटल्स में, ट्यूनो लेवोसायर जो है, अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, उसको हम और किस नाम से जानते हैं, या उसका हम निकनेम क्या रखते हैं, हम किस निकनेम से भी पहचान सकते हैं केमिस्ट्री के फील्ड में? ठीक है, इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। तो अब आपको इसका आंसर देने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और मैं आपको 20 सेकेंड्स दूंगा। ठीक है, तो टाइम आपका स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टाइम्स अप। लेवोसायर को हम लोग एक और निकनेम से पुकारते हैं, वो है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये चीज बताई थी। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो एंटोनियो लेवोसायर जो है उसे हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो अब हम वापस टॉपिक पे आए। ऑस्मियम जो है उसकी हाईएस्ट डेंसिटी है, लिथियम इसकी लोएस्ट डेंसिटी है। ठीक है, और लिथियम का इस्तेमाल हम करते हैं कई सारे लिथियम आयन बैटरीज में भी। ठीक है, लिथियम जो है उसका इस्तेमाल होता है लिथियम आयन बैटरीज में, जो कि आपकी इस्तेमाल होती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। ठीक है, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद है हमारा टंगस्टन, जिसका होता है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद यहां हम बात करें कि जो टंगस्टन है इसका इस्तेमाल हम करते हैं बल्ब फिलामेंट में। ठीक है, और इसी के साथ साथ गन बैरल्स में भी। ठीक है, और कहें कि हैवी गन्स के बैरल्स में, क्योंकि टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, इसी वजह से इसका इस्तेमाल बल्ब फिलामेंट और हैवी गन्स के बैरल में होता है। उसके बाद है सिल्वर, ये हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी को कंटेन करता है। तो किस एलिमेंट की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होती है? वो है सिल्वर। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है गोल्ड। गोल्ड जो है सबसे ज्यादा मेलेबल और डक्टाइल मेटल है। ठीक है, गोल्ड सबसे ज्यादा मेलेबल और डक्टाइल मेटल है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज आप याद रखेंगे कि हमने अर्थक्वेक के बारे में जब पढ़ा था, या आपको पता होगा अर्थक्वेक के बारे में, तो ये बेसिक शेकिंग होता है अर्थ की, यानी जब अर्थ हिलती है आपकी, भूकंप भी आप कैसे हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जो अर्थक्वेक है ये एक जादू भी कर सकता है, और वो क्या है कि ये जो आपका अर्थक्वेक है बेसिकली ये ट्रांसफॉर्म कर सकता है पानी को सोने में। ठीक है, तो ये है आपका जादू या मिरेकल। ठीक है, कि अर्थक्वेक जो है वो पानी को सोने में बदल सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है वो सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि ये इनर्ट मेटल है। ठीक है, तो आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर्स में जब हम लोग बात कर रहे थे पीरियोडिक टेबल की, तो हमने डिस्कस किया था इनर्ट गैसेस का। ठीक है, तो जो गैसेस हैं इनर्ट गैसेस, वो गैसेस हैं जो कि केमिकली स्टेबल हैं।
ठीक है। तो सॉलिड आइटम्स के टर्म्स में जब हम बात करते हैं तो प्लैटिनम जो है वो इनर्ट मेटल है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मर्क्यूरी। ठीक है। जो मर्क्यूरी है ये बेसिकली आप कह सकते हैं मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर्स पे। तो मर्क्यूरी वो मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है। इसका हम इस्तेमाल करते हैं थर्मोमीटर में भी। ठीक है। और ये अकेला ऐसा मेटल है जो कि अमेलगम बनाता है दूसरे मेटल्स के साथ में। ठीक है। उसके बाद है टंगस्टन, जो हमने पहले भी कवर किया था, बिल्कुल वही चीज यहां पर है कि इसका हम इलेक्ट्रिक बल्ब में इस्तेमाल करते हैं। फिर है एल्यूमिनियम, जो कि आराम से आपके अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके बारे में या अर्थ की तीनों लेयर के बारे में, जो कि है आपकी क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो क्रस्ट पार्ट के लिए ये होता है आपका सियाल, मेंटल पार्ट के लिए ये होता है सीमा, कोर के लिए ये होता है आपका नाइफ है। तो बेसिकली सियाल स्टैंड करता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के लिए। ठीक है। सीमा जो है इसका मतलब है आपका सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है। मैग्नीशियम। नाइफ ए जो है इसका मतलब है निकल और आयरन। ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्रस्ट है सियाल, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। मेंटल है सीमा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। कोर है नाइफ ए, बेसिकली निकल और आयरन। ठीक है। तो आप कह सकते हैं एलियम जो है ये मोस्ट कॉमनली फाउंड होता है अर्थ क्रस्ट में। जो सिलिकॉन है वो उसे हम यहां पे इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो आपका नॉन मेटल है और हम बात कर रहे हैं मेटल्स के बारे में। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास टेम्परिंग। टेम्परिंग का क्या मतलब हुआ? तो ये होता है हीटिंग और कूलिंग मेटल की उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए, जबकि उसका शेप हम चेंज नहीं करते। ठीक है। तो टेम्परिंग बेसिकली हीटिंग एंड कूलिंग होता है मेटल का, ताकि हम उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर दें, लेकिन उसका शेप चेंज नहीं होगा। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि किस प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं हीटिंग और कूलिंग में मेटल की उसके शेप को चेंज किए बिना, विदाउट चेंज इट शेप, लेकिन उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम चेंज कर देते हैं, या कहें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है। तो आंसर है टेम्परिंग। जो टेम्परिंग है वो प्रोसेस है जिसमें हम हीटिंग और कूलिंग को मेटल की करते हैं फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए, लेकिन उसके शेप को हम चेंज नहीं करते। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है हार्डनिंग। ठीक है। यह है हीटिंग और कूलिंग ऑफ मटेरियल, ताकि हम उसे ब्रिटल और बना सकें और उसे ब्रेक डाउन कर सकें। ठीक है। तो यदि अगर हम वापस जाएं प्रीवियस टॉपिक्स पे, तो हम जानते हैं कि जो मेटल्स हैं आपके वो होते हैं आपके सॉलिड आइटम, जिसमें होते हैं आपके एटम्स जो कि काफी ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है, जो वेलोसिटी है और कहें कि काइनेटिक एनर्जी है, एटम्स की, वो भी बढ़ती है।
तो ये चीज मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, ठीक है। तो जब भी हम हार्डनिंग करते हैं और या हीटिंग एंड कूलिंग करते हैं मटेरियल की पहली स्टेज पे, ठीक है, तो जब हम हीट करते हैं इसे तो क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है और जो एटम्स हैं वो इधर उधर मूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जो ब्रेक डाउन होगा वो मेटल का वो आसान हो जाएगा, क्योंकि जो अब एटम्स हैं वो एक दूसरे से काफी दूर हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम हीटिंग कर देते हैं और चेंज शेप कर लेते हैं तो हम इसे कूल करते हैं, ठंडा करते हैं। जैसे ही टेम्परेचर कम हो जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो, ये काइनेटिक एनर्जी है एटम्स की, वो भी कम हो जाएगी। तो क्या होगा, जो मेटल है वो दोबारा से वही शेप ले लेगा जो हमें प्रोवाइड करना था, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो बेसिकली गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, अगर मैं पूछूं कि आपके पास ये एक आयरन रॉड है, ठीक है, और अगर आपने इसको छोड़ दिया है खुला ओपन में कुछ समय के लिए, ठीक है, तो क्या होगा, तो आपको पता चलेगा कि ये जो रॉड है ये आपकी डाउनग्रेड हो रही है या सड़ने लग गई है हल्की हल्की, ठीक है, या इस पर रस्टिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है आप वो ये है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो जो रस्टिंग है बेसिकली, तो आप उस चीज को अगर हम समझना चाहें, ठीक है, कि वाई क्यों हो रहा है, तो बेसिकली आप जानते होंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, या फिर आप कहें रिडक्शन रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जनरली हमें क्या मिलता है, ऑक्सीडाइजेशन मिलता है। रिडक्शन में हमें जनरली मिलता है ऑक्सीजन, जो कि हम यूज करते हैं हाइड्रोजन के लिए। तो ये था आपका प्रोसेस जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयरन के केस में क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन है वो यहाँ पे होता है। ये ऑक्सीडेशन जो है, जो प्रेजेंट है एयर में, वो रिएक्ट करेगा इस आयरन रॉड के साथ में जो कि ओपन एरिया में कैप्ट है, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो केमिकल प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, और जो आयरन रॉड है बेसिकली वो डाउनग्रेड होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज को रोकने के लिए, इस चीज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं। और गैल्वेनाइजेशन कुछ भी नहीं है ज्यादा, बल्कि ये है कि हम कोट कर देते हैं उसे जिंक के साथ में, ऑलराइट, यानी हम आयरन स्ट्रिप, जो आयरन स्टिक है हमारे पास, उस पर जिंक कोटिंग कर देते हैं, वो होता है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, जिसकी वजह से हम कवर करते हैं आयरन रॉड के सरफेस को कवर से, और ये बचाता है उसको ऑक्सीजन पार्टिकल से जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं, ऑलराइट। और ये जो ऑक्सीजन पार्टिकल्स हैं ये एबल नहीं होते कि वो डाउनग्रेड कर पाए, या फिर आप कह सकते हैं ये रिएक्ट कर पाए आयरन रॉड के साथ में, ऑलराइट। तो हम जनरली क्या करते हैं, जिंक कोटिंग करते हैं आयरन रॉड पे, ओके, गैल्वेनाइजेशन के दौरान, ताकि जो ऑक्सीजन पार्टिकल्स है एयर में वो रिएक्टेड ना हो पाए आयरन रॉड के साथ में, ऑलराइट। इसके पश्चात नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास एनीलिंग का। ये प्रोसेस होता है जहां पे जो मेटल है वो हीट होता है स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, और उसके बाद ठंडा किया जाता है और अलाउड किया जाता है स्लोली कूलिंग, ताकि रिड्यूस हो सके हार्डनेस और इंक्रीज हो सके डक्टिलिटी। मैंने आपको बताया था डक्टिलिटी जो होता है बेसिकली वो होती है पावर मेटल की, ताकि उसको डिवाइड कर सकें फर्म में, या फिर आप कहें फर्म मेटल वायर्स में बेसिकली, ऑलराइट। लेकिन इसके लिए आप कैसे करेंगे इस चीज को, यानी मान लीजिए कि अगर मैं आपको एक
ब्लॉक ऑफ मेटल्स पकड़ा दूं, ऑलराइट, आपको ये बॉक्स ऑफ मेटल मिल गया, और अब मैं आपसे बोलूं कि आपको उसको डिवाइड करना है थिन वायर में, तो आप कैसे करेंगे? तो पहली चीज ये है कि आपको इसका शेप चेंज करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको रिड्यूस करना पड़ेगा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को इन एटम्स की, या फिर कहें इस मेटल ब्लॉक की। और इसके लिए आप क्या करेंगे कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका क्या इफेक्ट होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे, कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है बेसिकली वो कम हो जाएगी, ऑलराइट। तो जब आप हीटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो इसकी जो फोर्स है वो कम होना शुरू हो जाती है, और ये आसान हो जाता है कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं फर्म मेटेलिक वायर्स में, ऑलराइट। तो ये प्रोसेस होता है आपका एनीलिंग प्रोसेस, ओके। अब आइए एलिमेंट्स को देख लेते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि एलिमेंट्स वर्सेस कंपाउंड्स में क्या फर्क है, कि आप इनसे क्या समझते हैं एलिमेंट वर्सेस कंपाउंड से। मैं आपको फिर से 15 सेकंड दूंगा सोचने के बारे में, और फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। आपका समय शुरू होता है आपसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम्स अप। तो बेसिकली अगर हम बात करें एलिमेंट्स के बारे में, तो ये होते हैं सिंगल सब्सटेंस, या फिर कहा जाए प्योर सब्सटेंस, जो कि सिंगल टाइप ऑफ एटम्स को कंसिस्ट करते हैं। तो बेसिकली ये होते हैं आपके सिंगल सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस, जिनके पास सिंगल टाइप ऑफ एटम होता है। यहां तक कि जब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की, तो जो कंपाउंड्स हैं बेसिकली वो होते हैं मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स, और इनके पास होता है मोर देन सिंगल टाइप ऑफ एटम्स, ऑलराइट। तो जब हम बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में, तो बेसिकली वो सिंगल सब्सटेंस होते हैं या प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनके पास सिंगल टाइप ऑफ एटम होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की, तो ये मिक्सचर होते हैं एलिमेंट्स के, और इनके पास सिंगल टाइप से ज्यादा टाइप के एटम्स होते हैं, ऑलराइट। तो बेसिकली आप बात कर रहे हैं एलिमेंट्स के बारे में, तो बेसिकली हम बात करेंगे दोनों के बारे में, मेटल्स के बारे में भी और नॉन मेटल्स के बारे में भी। और मेटलॉइड्स के बारे में भी। तो आइए फर्स्ट शुरू करते हैं ब्रोमीन से। ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ऑलराइट। और जब हम मरकरी की बात कर रहे हैं, तो ये होता है मेटेलिक एलिमेंट जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि नॉन मेटल पे लिक्विड होता है ब्रोमीन, ऑलराइट, और मेटेलिक में लिक्विड होता है टेम्परेचर पे मरकरी, ऑलराइट। फिर आता है फ्लोरीन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है ये। फ्लोरीन जो है सबसे रिएक्टिव एलिमेंट है, ऑलराइट। इसके पश्चात आता है इरिडियम, ये मोस्ट कोरोजन रेजिस्टेंट एलिमेंट होता है, जिसको वाटर, केमिकल और एसिड अफेक्ट नहीं कर सकते, ऑलराइट। तो इरिडियम जो है वो मोस्ट रेजिस्टेंट एलिमेंट है, ये जनरली इफेक्टेड नहीं होता है वाटर द्वारा, केमिकल्स द्वारा और एसिड के द्वारा। फिर हमारे पास है हीलियम, ये लोएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के साथ आता है, ऑलराइट, और ये होती है गैशियस फॉर्म में, ऑलराइट। और फिर है कार्बन, हमने प्रीवियस सेक्शन में इसका बारे में सुना था कि ये एलिमेंट होता है जिसके पास हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, और बेसिकली ये होता है आपका नॉन मेटल, ऑलराइट। तो इरिडियम जो है वो है मोस्ट कोरोजन रेजिस्टेंट एलिमेंट, और हीलियम है गैस, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट के साथ में आती है। फिर आती है कार्बन,
जो कि नॉन मेटल है लेकिन उसके पास है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। फिर हम बात करते हैं टंगस्टन की, एलिमेंट जिसके पास है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट और इसके पास है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट भी। ऑलराइट, फिर आता है ऑस्मियम। ये एलिमेंट है हाईएस्ट डेंसिटी के साथ में, हाइड्रोजन एलिमेंट है विद लोएस्ट डेंसिटी के साथ में। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स बेसिकली इस लेक्चर में हमने कवर किया है सेवरल पार्ट ऑफ स्टैटिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इस केमिस्ट्री पार्ट के साथ में ही, लेकिन तब तक के लिए आप सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ताकि आपको बाकी चीजें और अच्छे से समझ में आए। इस नोट के साथ इस लेक्चर को हम लोग खत्म करने वाले हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे और पार्ट्स को भी, लेकिन इन सभी फैक्ट्स को रिवाइज करते रहिएगा। ऑलराइट, ताकि आपको बाकी चीजें अच्छे से समझ में आए। ऑलराइट, इस नोट के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।